इमेजिन कीजिए उस इंसान की हालत जो जमीन के काफी नीचे एक अंधेरे पैसेज में फंसा हुआ हो, जहां उसे कुछ भी सुनाई ना दे, ना उसे टाइम का पता हो, ना वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर आ रहा हो। हर बीतते पल के साथ उसकी हिम्मत जवाब दे रही हो। आपको सामने मौत दिख रही हो, पर यह नहीं पता कि और कितनी देर तक आप खुद को संभाल सकते हो। यह हाल था पीटर वेरहुल का, जो एक सीजनल केव एक्सप्लोरर था, पर एडवेंचर की तलाश में की गई एक छोटी सी गलती से उसकी जान पर बन आएगी, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। आज की कहानी है पीटर के लंबे संघर्ष की। क्या वो बच पाया और अपनी बीवी और मां से मिल पाया? चलिए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची कहानी। स्टर्कफॉन्टाइन केव सिस्टम साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से 40 किलोमीटर दूर गौतेंग जिले में स्थित है। ये गुफाएं जमीन में 5 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े सेक्शंस है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, मानो कोई भूल भुलैया हो। लोग इसे अंडरग्राउंड सिटी भी कहते हैं। इसमें कुछ हिस्से बहुत ही बड़े हैं, जिसमें कई मंजिला इमारत आ जाए, तो कुछ हिस्से बहुत ही टाइट और संकरे। ये केव सिस्टम यूनेस्को की ऐतिहासिक साइट पर था, जिसे क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड भी कहा जाता है। इसी जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को 2 करोड़ साल पुराने इंसानों के कंकाल मिले थे। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी पुरानी होगी। इसीलिए इनको एक्सप्लोर करना और भी रोमांचक हो जाता है। इस केव के 2 हिस्से थे। एक था ड्राई सेक्शन, जिसमें सूखी गुफाएं थीं, और एक था वेट सेक्शन, जिसमें पानी से भरी गुफाएं थीं। पीटर को एडवेंचर काफी पसंद था, और उसके दोस्त जानते थे कि वो एक खुशनुमा और जिंदा दिल आदमी है। चाहे स्काई डाइविंग हो या माउंटेन क्लाइंबिंग, थ्रिल के लिए रिस्क लेना उसके लिए नॉर्मल था। वो एक सीजनल केव डाइवर भी था। वो अपने 2 दोस्तों नूनो गोमेज और माल्कम के साथ अक्सर केव एक्सप्लोरेशन ट्रिप्स पर जाया करता था। जहां उसके साथ ही एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स थे, पीटर में कुछ कमियां भी थीं। सेफ, रिस्क और बेवकूफ़ी में उसे फर्क कम पता था। वो अक्सर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता था। 29 दिसंबर 1984 नूनो, मैल्कम और पीटर स्टर्कफॉन्टाइन केव्स के पानी वाले हिस्से को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। उस दिन का प्लान बहुत सिंपल था। उन्हें इस केव के मिलनर हॉल वाले सेक्शन की गहराई नापनी थी और एक परमानेंट गाइडलाइन और आगे तक वहां बिछानी थी, ताकि फ्यूचर में उनके या दूसरों के द्वारा किए जाने वाले एक्सप्लोरेशन ट्रिप्स और आसान हो सके। नूनो और मैल्कम ने इस केव में पहले भी ट्रिप की हुई थी। ग्रुप ने अपने इक्विपमेंट्स तैयार किए और उस दिन का प्लान डिस्कस किया। हर डाइवर के पास एक ऑक्सीजन टैंक, एक हेडलैम्प और एक डाइविंग वॉच थी। टाइमलाइन काफी टाइट थी। उन्हें 1 घंटे में अपना मिशन पूरा कर वापस आना था, ताकि उनके टैंक्स की ऑक्सीजन खत्म न हो। नूनो ने सभी को हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें गाइडलाइन नहीं छोड़नी है। ये सुनने में तो सिंपल सी लाइन लगती है, पर इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। पीटर ने ध्यान से सुनते हुए हामी भर दी, पर उसका ध्यान केव में होने वाले खतरों पर नहीं, बल्कि उसमें हो सकने वाली डिस्कवरीज पर था। वो ये सब सोच सोच के एक्साइटेड हुए जा रहा था, पर उसे नहीं पता था कि ये डाइव उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। उस दिन वो तीनों पानी में एंटर करते हैं। नूनो ने ये सेम डाइव पिछले महीने में 2 बार कंप्लीट करी थी, तो उसके लिए ये कुछ ज्यादा नया नहीं था। नूनो सबसे आगे, मैल्कम बीच में और पीटर सबसे पीछे आ रहा था। वो केव को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी आधे रास्ते पहुंचने पर मैल्कम ने नूनो को पीछे से टच कर इशारों से समझाया कि पीटर उनके पीछे नहीं था। तभी उन्होंने अपनी नजर घुमाकर देखी तो पीटर के हेडलैम्प की लाइट साइड वाले पैसेज में दिखाई दी। वो लोग वहीं रुक गए। पीटर के वापस आते ही उन्होंने उसे गाइडलाइन के साथ ही रहने को कहा। ग्रुप धीरे धीरे केव की खूबसूरत पैसेजेस को पार कर आगे बढ़ रहा था, पर पीटर एक बार फिर से गाइडलाइन को छोड़ खुद ही एक्सप्लोर करने लग जाता है। नूनो पीटर की इस हरकत से काफी चिढ़ता है। केव डाइविंग का सबसे बेसिक सेफ्टी रूल है कि गाइडलाइन को अपनी नजरों से दूर ना होने दे, पर पीटर ऐसा 2 बार कर चुका था। शायद पीटर साइड वाले अनएक्सप्लोर्ड पासेजेस को एक्सप्लोर करने की इच्छा पर काबू नहीं कर पा रहा था। पानी में गाइडलाइन को एक्सटेंड कर वो तीनों वापस एग्जिट की तरफ माइनर हॉल की ओर निकल पड़ते हैं, पर वापस जाते हुए साइड में आने वाले पैसेजेस पीटर को फिर से अपनी ओर खींचते हैं और फिर से तीसरी बार
वो उन्हें बिना बताए साइड वाले सेक्शन में एंटर कर जाता है। उसे पता था कि उसे वापस मुड़ जाना चाहिए, पर अनजान जगहों पर जाने की उसकी जिज्ञासा उसे और अंदर खींच लेती है। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, छोटे छोटे पैसेजेस की भूल भुलैया में वो फंसता जा रहा था। उसने अंदर इतने आगे पीछे टर्न ले लिए कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस रास्ते से आया था। रास्ता भूल जाने की घबराहट से वो और भी डिसोरिएंटेड हो गया। वो चारों तरफ घूम घूम के बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा, पर मकड़ी के जाल की तरह वो हर कोशिश के साथ और फंसता जा रहा था। हर बीतते पल के साथ पीटर एग्जिट के लिए डेस्परेट हो रहा था। वो एक टनल से दूसरे टनल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसकी एयर सप्लाई भी कम हो रही थी। तैरते हुए उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो उसे एग्जिट समझ उस तरफ चला जाता है। ये एग्जिट तो नहीं था, पर यह एक बंद कमरे जैसा था, जिसके बीच में एक सूखा टापू सा बना हुआ था और इसके चारों तरफ पानी था। थकान और घबराहट से परेशान पीटर पानी से बाहर निकलकर सूखी जमीन पर बैठ जाता है। वहां से कोई एग्जिट नहीं दिख रहा था। अब उसके पास बस एक ही उम्मीद थी कि किसी तरह से उसके दोस्त उसे ढूंढ ले। उधर दूसरी तरफ मैल्कॉम और नूनो को एग्जिट के पास जाकर समझ आता है कि पीटर उनके साथ नहीं है। वो लोग थोड़ी देर उसके आने का वेट करते हैं, पर जब वो कई देर वहां से नहीं आता तो वो दोनों फिर से डाइव लगाकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। नूनो आसपास के जिन सेक्शंस को थोड़ा बहुत जानता था उनमें उसे तलाशने की कोशिश करता है, पर उसका कोई पता नहीं चलता। पानी में लगातार 4 घंटे तक कोशिश करने के बाद वो थक कर बैठ जाते हैं। उनके बार बार अंदर जाने से पानी में सिल्ट बन चुकी थी। सिल्ट पानी में मौजूद रेत और धूल होती है, जिसको छेड़ने से ये कोहरे की तरह फैल जाती है और विजिबिलिटी काफी कम कर देती है। फाइनली वो लोग मदद के लिए पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। वो उसके लिए परेशान तो थे, पर उन्हें पूरा यकीन था कि पीटर जिंदा होगा और उन्हीं किसी साइड सेक्शंस में होगा। बस उन्हें पता लगाना है कि वो कौन से में है। उसके पास एक फुल इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक भी था। दोपहर 3 बजे फायर ब्रिगेड के डाइवर्स उनकी हेल्प के लिए आते हैं, पर कम एक्सपीरियंस होने की वजह से वो लोग उस सेक्शन तक नहीं पहुंच पाते और वो लोग वापस चले जाते हैं। इसी दौरान नूनो अपने एक साथी डाइवर क्रेग स्टीवनसन को मदद के लिए बुला लेता है। नूनो और क्रेग फिर से नए सिलेंडर तैयार कर वापस पीटर की तलाश में जुट जाते हैं। शाम को पुलिस के डाइवर्स वहां पहुंच जाते हैं और सर्च ऑपरेशन को टेक ओवर कर लेते हैं। रात के 2 बज जाते हैं, पर पीटर का कुछ अता पता नहीं था। पुलिस ऑफिशियल्स ने यह मान लिया था कि वो अब तक जिंदा नहीं हो सकता। उनके लिए ये एक बॉडी रिकवरी मिशन बन चुका था। उन्होंने इस केव के वेट और ड्राई सेक्शन को भी बंद कर दिया ताकि इसके अंदर कोई और ना जा सके। पर उन्हें नहीं पता था कि पीटर अब भी कहीं जिंदा है और उनके इंतजार में है। उधर पीटर अपने ख्यालों और पछतावे के साथ अकेला बैठा था। उसने अपने हेडलैम्प को बैटरी बचाने के लिए बंद कर दिया। चारों तरफ अंधेरा था। उसके पास ऑक्सीजन तो काफी थी, पर उसे ये पता ही नहीं था कि किस डायरेक्शन में उसे स्विम करना है। उसके सामने बहुत सारे पैसेजेस थे, पर वो पानी की भूल भुलैया में फंसकर मरना नहीं चाहता था। वो थककर जमीन पर लेट जाता है और सो जाता है। जब वो सोकर उठता है तो उसे टाइम का कोई आइडिया ही नहीं था कि उसे सोते हुए 5 मिनट हो चुके हैं या कई घंटे। अंधेरे में रहकर उसे भूख भी लगने लगी थी, पर उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। इसलिए वो उस जगह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। वहां बहुत सारे अलग अलग पैसेजेस थे। अंधेरे में वो हिम्मत करके एक रास्ते में भी जाता है, जिसमें जाने पर उसे पता चला कि 30 मीटर चलकर ये रास्ता एक डेड एंड बन जाता है। इसीलिए वो वापस आकर उसी पानी के पास बैठ जाता है जहां से आया था, इस उम्मीद में कि पानी से कोई फ्लैशलाइट जलती दिखेगी और वो लोग उसे वापस घर ले जाएंगे। अब उसके पास एक डेड फ्लैशलाइट और एक फुल इमरजेंसी सिलेंडर के अलावा कुछ नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसे अपने गाइडलाइन को छोड़कर इधर उधर भटकने वाले डिसीजन पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो कई बार चिल्लाता और दीवारों पर सिलेंडर से मार मार कर आवाजें करने की कोशिश करता कि शायद कोई रेस्क्यूअर उसकी आवाज सुन ले, लेकिन पुलिस का सर्च ऑपरेशन अलग ही तरीके से चल रहा था। पुलिस ने वहां के आसपास के केवर्स की मदद लेना भी सही नहीं समझा। दिन बीतने लगे, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। नूनो ने पुलिस ऑफिशियल से बात करके उनके सर्च ऑपरेशन में मदद करने की पेशकश की, पर पुलिस ने उन्हें साफ मना कर दिया। पीटर के रिश्तेदारों को यकीन हो चुका था कि पीटर मर चुका है, पर उसकी मां को अब भी यकीन था
कि उनका बेटा अब भी जिंदा है। इधर केव में पीटर भूख से हर रोज तड़प रहा था। खाना ना मिलने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका था। ना उसे दिन का पता था और ना रात का। उसकी बढ़ती हुई ढाढ़ी से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे यहां काफी दिन बीत चुके हैं। उसकी उम्मीद जवाब देने लगी थी। दरअसल उसे यहां फंसे हुए 18 दिन हो चुके थे। कभी वो जमीन पर उंगलियां फेर कर चित्र बनाता तो कभी दीवारों को पीटकर आवाज करने की कोशिश करता। 45 दिन बीत जाते हैं। अब तक सब लोग होप छोड़ चुके थे। पुलिस को भी कोई क्लू नहीं मिलता, इसीलिए पुलिस इस सर्च ऑपरेशन को फाइनली बंद कर देती है और केव के ड्राई सेक्शन को पब्लिक के लिए खोल देती है। इस पॉइंट पर केव का वेट सेक्शन अब भी बंद था। नूनो और लोकल स्पीलियोलॉजिकल एसोसिएशन के वॉलंटियर्स बहुत दिनों से इसी के इंतजार में थे। उन्हें यकीन था कि केव के ड्राई और वेट सेक्शन के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। तो वो लोग एक टीम बनाते हैं और रोजर एलिस नाम का केवर इस टीम को लीड करता है। वो सारे पूरी शिद्दत के साथ उसकी तलाश में जुट जाते हैं। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद नूनो को वो मिल जाता है जिसकी उम्मीद उन्हें थी। ड्राई सेक्शन और वेट सेक्शन के बीच में एक रास्ता था जो उन दोनों को कनेक्ट करता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी। इससे होते हुए वॉलंटियर्स इन सेक्शंस को छानने लगते हैं। उन्हें वहां एक जगह इंसान के पैरों के निशान मिलते हैं जो एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रहे थे। इनसे उनके ग्रुप में काफी उत्साह जाग उठता है। उन्हें यकीन हो गया था कि पीटर अब भी जिंदा है। ढूंढते ढूंढते रोजर एलिस को एक कनेक्शन मिलता है जो पानी से होते हुए एक बंद रूम में जा रहा था। पानी में गोता लगा जब वो वहां पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने पीटर पानी के करीब लेटा हुआ था। वो भूख से मर चुका था। उसकी कमजोर डेड बॉडी अब उनके सामने थी और उसके पास ही थे जमीन पर उकेरे कुछ शब्द। आई लव यू शर्ल एंड माँ। शर्ल उसकी पत्नी का नाम था। उसे और आसपास के माहौल को देखकर साफ था कि वो काफी दिन जिंदा रहा था। उसके चेहरे पर आई ढाढ़ी और उसका वजन 20 किलो कम होना ये दिखाता है कि मौत से उसकी जंग काफी लंबी चली थी। उसने अपने आखिरी टाइम में जो दर्द और अकेलापन सहा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। रेस्क्यूअर्स उसकी लोकेशन से 100 फीट दूर एक सेक्शन में भी ढूंढने आए थे। शायद वो और जोर से चिल्लाता या आवाजें करता तो क्या पता वो बच जाता, या ऐसा भी हो सकता हो कि वो उस वक्त सो रहा हो। संभावनाएं बहुत हैं, पर एट द एंड शायद यही किस्मत थी। पीटर की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि वो 25 दिन से ज्यादा जिंदा रहा था। ये बात उसके दोस्तों, नूनो और परिवार के लिए बहुत ही दुख पहुंचाने वाली थी। उसे बचाया जा सकता था अगर पुलिस लोकल डाइवर्स की मदद लेती, जिन्हें इस केव का ज्यादा एक्सपीरियंस था। वो लोग 40 दिन तक पीटर को नहीं ढूंढ पाए और वॉलंटियर्स ने उसे कुछ ही घंटों में ढूंढ लिया। ये कहानी सिर्फ एक ट्रैजिक लॉस की नहीं है। ये कहानी इंसान के जिंदा रहने के जज्बे, प्यार और अपनेपन को भी दर्शाती है। अपने आखिरी लम्हों में भी पीटर के ख्यालों में उसकी माँ और बीवी थी, उसका परिवार जिसे अब उसके बिना जिंदगी जीनी थी। नूनो को इस हादसे का बड़ा अफसोस था। इसके बाद भी उसने कई डाइविंग रिकॉर्ड बनाए और अपने अनुभवों को एक किताब में भी प्रकाशित किया, जिसमें उसने इस हादसे की कहानी को भी जगह दी है। ये थी आज की एक और सच्ची कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर एक नई कहानी के साथ आऊंगा।